बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सही चौधरी। नशोर में वड़ाई साहब जो हैं वो जनाब बड़े मसरूफ़ हो गए हैं, उनके काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो इसलिए बाहर जैसे भी कमिटमेंट थी कि अगर वो नहीं भी होंगे तो मैं हाज़िर हूँगा और तज्ज़िया पेश करूँगा ख़बरों पे मुख्तलिफ जो भी है। तो पहली ख़बर तो ये है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अदम राब्तों की जो बात है, राब्ते टूट जाने की, उसकी हकीकत क्या है। क्या आर्मी चीफ वाक़तन मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं, इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और फिर पीटीआई वाले जो हैं वो अपने नाराज़ अरकान को मनाने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उनकी फाइलें बनाई गई हैं और कैसे उन्हें कह लें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उस हवाले से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो क्या समझते हैं कि जो असकुत नोटिस वाला मामला हुआ है कि पहले मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मिस्टर जस्टिस जमाल मुंदखेल ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पे असकुत नोटिस लिया था और बाद में फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने असकुत नोटिस लेके एक 5 रुकनी बेंच बना दिया। वो साबिक जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले को कैसे देखते हैं। और ख़बर ये आई है कि जो अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत अफ़गानिस्तान में तश्कील पाई है, उन्होंने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अमीर हैं नूर वली महसूद, उनके साथ कोई राब्ता शाब्ता हो गए। ये कुछ जो इतलात हैं उसकी जो तफसीलात मुझ तक पहुँची हैं वो मैं गोशगुजार कर देता हूँ आपके। और फिर तालिबान की हुकूमत का मुस्तकबिल, G7 का इजलास वगैरह वगैरह, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने अर्ज़ किया है, जैसे पीटीआई में कैसे वो रोक रहे हैं अपने MPs और MNAs को, किस अंदाज से काम कर रही है पीटीआई। पहली बात तो यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है असल मुक़तदरा, उन्होंने इस मामले में हाथ नहीं डाला। ये पीटीआई खुद ही टैकल कर रही है अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको। और शहजाद अकबर साहब बड़े पेश है, पहले भी हमने कहा था फाइलें लेके लाहौर आ गए थे। अब वो नज़ीर चौहान वाली बात का आपको पता ही है, कैसे उसको फिर माफ़ी मांगनी पड़ी और कैसे तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिए, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बयान दिए। और उसी ग्रुप के एक साहब हैं, उनको कैसे ये वापस लाए हैं, जब वो ऐलान कर देंगे आजकल में वापस आने का, तरीन ग्रुप छोड़ने का। पता ये चला है कि ना वो मुजफ्फरगढ़ के इलाके के हैं कोई, ठीक है ना। मुझे जिन्होंने ये खबर दी है उनका यार प्लीज़ नाम ना लेना। चलो नाम नहीं लेता मैं, शायद लोग समझ जाएँ खुद ही वो कौन हो सकते हैं। MP हैं, एक बड़े सरदार फैमिली से हैं। वो थे मामले खसूसी शुरू में, किन के, वज़ीर आला पंजाब के। तो उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे पंजाब के, उनके महकमे के वहाँ जो भी हेड्स थे, उनसे कहा कि मुझे 1 लाख रुपया महाना चाहिए, यानी 36-37 लाख रुपया महाना, इस तरह की वो कोई खबर है। तो फिर वो बात पहुँची इमरान खान तक। इमरान खान साहब ने कहा जनाब इनको इस ओहदे से हटाएं, वो यंग मैन, नौजवान आदमी है वो, तो उनको हटा दिया गया। फिर वो जहांगीर तरीन ग्रुप बना तो जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए और जहांगीर तरीन ग्रुप में वो काफ़ी एक्टिव। तो अब उन्हें ये बताया गया कि भाई साहब वो जो आपने पैसे मांगे थे ना, लाख रुपए फी डिस्ट्रिक्ट, फी ज़िला, वो सारा रिकॉर्ड शिकार्ड हमारे पास है। बजाय इसके कि बदनामी हो, मामलात इधर उधर हों और कोई सख्त इकदाम करें हम, तो आप ज़रा लचक शचक दिखाएं, प्यार मोहब्बत से मामला आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं अकेला ही नहीं, कुछ और दोस्त भी यही सोच रहे हैं कि लचक दिखाएं, क्योंकि उनको भी फाइलें चालें दिखाई गई होंगी ना। ये एक मामला चल रहा है। और ये जो हमने कहा था ना कि कुछ कुव्वतें हैं जो पीटीआई में तोड़ फोड़ चाहती हैं, तो उसका जो तोड़ है, उस पॉलिसी का तोड़-फोड़ पॉलिसी का तोड़ जो पीटीआई ने किया वो इस तरह किया कि इनकी तमाम की फाइलें शाइलें बना कर रखी हुई थी, जो वो उन्हें पेश करते जाएंगे बारी बारी।
और गवर्नर पंजाब जो हैं, इनको भी खान साहब ने कहा है कि यार तुम ही बंदा बना, और वो बंदे बन गए। ये तो होगी पीटीआई वाली बात। अब बात जो है मैंने की थी कि काजी फायद ईसा वाला बेंच और फिर बंदयाल साहब का 5 रुकनी बेंच जो कल समाप्त कर रहा है उस मुकदमे की सू मोटो वाले मामले की, तो सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के साबिक, वो परेशान हैं इस तमाम सूरत हाल पे जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत तमाम जजेस के इख्तियारात बराबर हैं, तमाम जज सू मोटो ले सकते हैं। और ये एक फॉर्मेलिटी है बेंचों वाली जो है कि बेंच का इख्तियार चीफ ने अपने पास रखा हुआ है कि बेंच मैंने तश्कील देना होता है। ये फॉर्मेलिटी, और कहते हैं फॉर्मेलिटी आइन के ताबे होती है, आइन बरतर होता है। ये फॉर्म और बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट को ने ये इख्तियार इस्तेमाल करना होता है कि इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए वो कुछ भी हुक्म जारी कर सकते हैं, ये आइन में लिखा हुआ उन्होंने मुझे बताया है। तो और फॉर्मेलिटीज जो है या जो कानूनी मुशगाफी हैं, इनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये कानूनी मुशगाफी है, यानी कि बाल में सराख करने वाली बात है कि जनाब ये बेंच वाला इन्होंने क्यों कह दिया। और दूसरा ये कि रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं है कि वो जुडिशल आर्डर जो है 2 रुकनी बेंच का जो आर्डर था जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का पर मुश्तमिल बेंच का, उससे वो अदम इत्फाक करने का इख्तियार रजिस्ट्रार नहीं रखते थे। और दूसरा ये कि स्पेशल बेंच अगर 26 तारीख को मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा और मिस्टर जस्टिस मंदोखेल का बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं था तो वो स्पेशल बेंच के तौर पे बैठ सकते थे। ये कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अब ये सू मोटो लेके जो एमरजेंसी नाफज कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, ये अपने बरादर जजों को गंदा करने वाली बात है और सुप्रीम कोर्ट को ने गंदा किया है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है ये मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा वाला बेंच इस्तेमाल नहीं कर सकता था तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस कैसे कर सकते थे, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और वो कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस कह रहे हैं मेरे साथ, वो कहीं जा रहे थे किसी जगह पे, शायद जजेस के साथ ही थे वो, जब मेरी बात हुई उनसे। तो ये सारा मामला है। वो कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट को अपने इस तर्ज अमल से रजू करना चाहिए, वरना जो अवाम का एतमाद है पहले ही वो पलटनों वाली बातें सामने आ गई हैं। और फिर जो जजेस पनामा केस के फैसले देने वाले थे उन सबको प्लाट मिल गए हैं, इस तरह की बातें भी है ना। मिस्टर जस्टिस रतन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने तो स्टे ही इस बुनियाद पे की है। उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी को जो प्लाट मिले हैं वो स्टे किए हैं, सारे उन्होंने नहीं स्टे किए। और उसमें उन्होंने लिखा है कि अरशद मलिक जो निकाला गया उसको भी वो फोत हो गए बेचारे, लेकिन उनका नाम तो ज़ाहरा हर जगह सामने अगर आएगा तो जिक्र तो करना पड़ेगा उसका। तो ये मामला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये एक गंद हो गया है और इसको धोने की ज़रूरत है। तो ऐसे ये तो उन लोगों को बचाने की कोशिश है कि जो शिकंजे में आने थे, जो साफियों को गैर कानूनी तौर पर हरासा कर रहे हैं, तो उनको अगर पकड़ा जा रहा था तो इनका क्या, वही लोग एक्टिव हुए होंगे। उन्होंने कहा है साबिक जज ने कि वही लोग एक्टिव हुए होंगे जिन्हें खतरा होगा कि हमें सज़ा मिल सकती है। और तीसरी जो खबर है वो ये मेरी इतला है, अब इसकी मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत है कि अफ़गान तालिबान वहाँ उन्होंने कोई अहदेदार मुकर्रर करने शुरू कर दिए हैं। जैसे आपको पता है कि उनके जो स्टेट बैंक है उसका भी उन्होंने गवर्नर जज सरबराह जो भी लगा दिया, कुछ और एजुकेशन भी जो मिनिस्टर उन्होंने मुकर्रर कर दिए, सारे कायम काम होते हैं सारे अभी तक। और उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल जा रही हैं, यानी वो जो मगरब वाले कहते हैं कि जनाब आप हकूक़ इंसानी और ख़वातीन ख़ास तौर पे उनके हकूक़ का ख्याल रखें। तो इस हवाले से शायद उन्होंने वो वीडियो जारी की। आज खबर ये है कि नूर वली महसूद साहब कहते हैं, ज़राए बता रहे हैं
कि इन्होंने बैत कर रखी है जो अमीरुल मोमिनीन है तालिबान के, हैबतुल्ला साहब, उनके हाथ पे। और बैत इनके वहाँ बैत करने का मतलब यह है कि उनका हर हुक्म मानना, अल्लाह के इताअत, रसूल की, और औलाल अमर जो भी इनका हाकम है या अमीर है उसकी इताअत इन्होंने अपने ऊपर लाजम कर रखी होती है। तो नूर वली महसूद साहब को ये समझाया गया है और पाकिस्तान ने जो मुतालबात रखे हैं अफ़गान तालिबान के सामने, और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये एक तरह से एक ये बात भी वहाँ ये हुई है कि अगर को मामलात ऐसे होते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहा जाए कि आपके लिए माफ़ी, तो उस पर नूर वली महसूद साहब जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गान तालिबान की पॉलिसी होगी उस पर अमल किया जाएगा और कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जो तालिबान के लिए मुसीबत या बदनामी का बायस बने, पाकिस्तान की हद तक ये बात उन्होंने की है। और दूसरा जो अफ़गानिस्तान वाले हैं तालिबान, उनके हवाले से जो G7 और यूरोपियन जो कुछ सोच रहे हैं और चाइना शाइना वहाँ चक्कर क्या है, मामला क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करना, G7 का भी आएगा अजलास का रिज़ल्ट, तो उससे पहले जो बातें हैं वो मैं आपको गोशगुजार कर रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ ममालिक क्या सोच रहे हैं। मसलन एक साबिक़ सफारतकार अफ़गानिस्तान में ख़तून थी फ़ारज़ेमर, उन्होंने ये कहा है कि हम अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसको तस्लीम करने के अमल को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके इवज़ हम उन्हें गैर मुल्की इमदाद तक रसाई वगैरह दे देंगे, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ कहते हैं कि $1 ट्रिलियन की मादनियात हैं अफ़गानिस्तान में, और चाइना ने तो एक सूबे में लोगर में तांबे की जो निकालने की का ठेका भी ले रखा है और दीगर सरमायाकारी का भी वो सोच रहे हैं। और ये जो G7 के इजलास से पहले जो यूरोपीय यूनियन और नेटो वाले हैं वो कहते हैं कि अमेरिका जनाब हमसे राब्ते शाब्ते नहीं कर रहे, राब्तों का फकदान हो गया जिसकी वजह से किसी मुश्तरका लाहे अमल पे नहीं पहुंच रहे हैं। अब जो G7 का इजलास है उसमें UN सेक्रेटरी भी वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे और नेटो के जो सेक्रेटरी हैं वो भी होंगे, और वो ऐसे हल की तरफ जाना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि नई अफ़गान हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ जो भी हो, मामलात चलते रहें, आगे चलाए जा सकें, और उनको अगर तस्लीम करते हैं तो वो अपनी शराइत भी रखेंगे और वो शराइत मुख्तलिफ पाबंदियाँ जो हैं वो भी ज़ेर गौर आ सकती हैं कि कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाएँ और देख लिया जाए कि ये काम करें। जैसे वो ख़वातीन का इशू जो है उसको बड़ा वो उठाते हैं इस हवाले से, हुकूक़ इंसानी के हवाले से, और जो चार्टर्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के उन पर अमल दरामद हुकूक़ इंसानी के जो मामलात हैं उस हवाले से। और तालिबान ये कहते हैं कि शरीयत के दायरे के अंदर रह के जिसके भी जो हुकूक़ होंगे उनको पूरा किया जाएगा। वो कहते हैं ख़वातीन का तालीम हासिल करना जो खिलाफ शरीयत नहीं है, लेकिन वो तरीक़ाकार क्या होगा, स्कूलिंग कैसे होगी, कॉलेज कैसे खुलेंगे, ड्रेस कोड क्या होगा वगैरह वगैरह, ये फैसला तो उन्होंने करना है। तो इस तरह की अगर कोई पाबंदियाँ लगाते हैं वो इमदाद रोकने के लिए, और तालिबान कहते हैं कि हम पहले से ज़्यादा समझदार हो गए, हम वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। आज भी ज़बीउल्लाह का उनके जो तर्जुमान हैं उनका बयान देखा है मैंने कि हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे, हम पे कोई पाबंदियाँ लगे, हम तमाम मामलात को, इस इनकलाब को मुस्बत अंदाज में आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब आखिरी बात यह कि हमने कल एक वीलाग में कहा था कि वो जो नून लीग है
उसके साथ राब्ते शाब्ते रोक दिए उन्होंने, बंद हो गए, कट लग गया है और 1 साल तक ये सूरत रहेगी। तो वो मेरे साथ उस विलाग के हवाले से नून लीग के एक मरकज़ी शख्सियत हैं, अहम आदमी हैं, बड़े लीडर हैं, स्मार्ट ढंग से हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपकी ख़बर का एंगल दुरुस्त नहीं है। बात यह है 1 साल हम इंतज़ार हो सकता है कर रहे हों, लेकिन आपकी ख़बर जो हक़ाइक़ यही है जो आप बयान कर रहे हैं, एंगल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने कहा है कि स्टेटस को हो गया है। स्टेटस को का मतलब सूरत हाल मौका बहाल रहे, यानी जो इस वक्त सूरत हाल है दोनों में, जो अंडरस्टैंडिंग थी या हो रही थी, वो जिस जगह पे थी वहाँ रुक गई है। यानी अब एक उसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग के बाद एक और अंडरस्टैंडिंग हुई है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सरदस्त खड़े रहेंगे। ना दारंदाजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगी, मुदाखलत होगी, और ना ही इनकी तरफ से हमला होगा एस्टेब्लिशमेंट पे। इस दौरान क्या सूरत है, ये स्टेटस को तो हुक्म सानी है, ये भी मैं बता दूं कि जब तक दोनों, वो कहते हैं कि राब्ता या राब्ते उस अंदाज में ख़त्म नहीं हुए जिस अंदाज में मुझे उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं, बल्कि वो स्टेटस को के अंदाज में ख़त्म हुए। और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि मैंने उनसे पूछा कि बड़े भाई साहब के बयानिया के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 2-2.5 माह में इसी साल के आखिर तक मामला आप देखेंगे बेहतर हो जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ में कह दें कि तय पा जाएंगे, ये बात भी हो सकती है। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा क्या बड़े भाई का, उन्होंने कहा जी दोनों का मिक्सचर होगा, बड़े भाई का बयानिया और छोटे भाई की मुफाहमत, दोनों का एक मिक्सचर सा होगा, और उसकी बुनियाद पे वो मामला आप देखेंगे तय हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि ये एक तरह से इनडायरेक्टली नवाज शरीफ का बयानिया ही गालब रहेगा, गालब ये तो होगी। और वो कहते हैं इस बात की कोई कतन जो भी खबरें अब देते रहे, इस पर आप 101% तरदीद कर रहे हैं इसकी, के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, कोई इख्तलाफात नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो MP MNAs ये हमारे लीडरान, उनको समझाया जा रहा है कि टेंशन ना लो, वो मामला ठीक नहीं, स्टेटस को असरदस्त। ये थोड़ी सी उन्होंने कहा था कि यार आप वजाहत कर दें कि राब्ते नहीं ख़त्म हुए, स्टेटस को हुआ। दूसरी, ये हमने ही सबसे पहले बात की थी कि एक फिलर छोड़ा जा रहा है, टेस्टर लगाने की बात की जा रही है। और कहते हैं हमने किसी कहने में, मैंने कहा था कि हमने ये टेस्टर लगा दिया कि आर्मी चीफ जो हैं उनकी 3 साल जब पूरे होने हैं 2022 में, तो फिर भी उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है 64 साल जो मुकर्रर की है इन्होंने उस कानून में, जो आर्मी एक्ट है तरमीमी, के वो फिर एक एक्सटेंशन मज़ीद 2 साल के लिए ले सकेंगे। ये फिलर किसी ने छोड़ा था, और इस पर फिर बहुत सारे, ज़ाहिर मुझे किसी ने कहा तो किसी और को भी कहा होगा, तो वो दबे लफ्ज़ों में इस पर बहसें भी शुरू हुई। तो अब जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट के बड़े जो हैं, सबसे बड़े, उनके ज़राए ने बताया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे। वो एक्सटेंशन की जो बातें हैं वो नीचे से कहीं से कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं ना, बड़े साहब जो हैं वो आखिरी जो 1 साल है वो जमहूरियत पसंद और आइन के ताबे एक आर्मी चीफ के तौर पे नज़र आना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है DGISI की, कि वो खबरें हम भी देते रहते हैं लोग, मतलब कि वो इमरान खान को बड़े मशवरे देते हैं, और अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई इज्तिमाई फैसला भी हो जो इमरान खान तक पहुँचाया जाए, तो वो एक अपना मशवरा अलग से भी खान साहब को पेश करते हैं। वो मैंने बात की, मैंने कहा कि यार वो, उन्होंने कहा जब 2022 में जो 4 सीनियर मोस्ट जर्नल होने हैं उनमें ज़ाहिर है DGISI भी होने हैं, तो फिर वहाँ जो इमरान खान के हाथ में, अगर इमरान खान साहब होते हैं वहाँ उस वक्त, बल्कि वो रहेंगे, कोशिश है उनकी कि मैं रहूँ, तो उनके हाथ में चाबी होनी है कि कौन जनरल बाजवा की जगह लेगा। फिर ज़ाहिर अगर वो पसंदीदा रहेंगे, उनकी नज़रों में आंखों का तारा बन के रहेंगे, तो फिर कुर्रा जो है उन्हीं के नाम निकलेगा ना,
एक तरह से मजबूरियाँ भी होती हैं कुछ। ये कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो मुझे किसी ने कहा है कि आप इस हवाले से टेंशन ना लिया करें कि एस्टेब्लिशमेंट में क्या हो रहा है। ये जो भी आईएससी का चीफ होता है वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होता है, डायरेक्ट जवाबदेह होता है। ये अलग बात है कि वो एक रिपोर्ट आर्मी चीफ को भी भेज देता है, लेकिन अब सुने क्या वहाँ कोई रिपोर्टों का मामला वो भी स्टेटस को है वहाँ पर भी। तो वो कहते हैं कि अगर किसी ने आईएएस किसी बंदे ने आगे चीफ बनने वाली लाइन में मौजूद हो, फिर तो वो उनकी कुर्बत जो है वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो गैर मामूली नहीं समझना चाहिए उसको। ये सारी मालूमात थी, इंफॉर्मेशंस थी आज की, जो मैंने आपके गोशगुजार करती हैं। अब इंशाल्लाह आज ही दूसरे व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।